हाँ जी, गुड इवनिंग। लास्ट में हमने जो सेशन स्टार्ट किया था वो था अपना अरावली, यानी फिजिकल डिवीजन के अंदर अपना सेकंड पार्ट। उससे पहले हमने राजस्थान के नॉर्थ वेस्ट डेजर्ट वाले पार्ट को कंप्लीट कर लिया। अरावली का स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन अपन ने कंप्लीट कर लिया था, यानी अरावली पर्वतमाला किस प्रकार की पर्वतमाला है। तो इसमें कुछ एक शब्द मैंने आपको बताए थे, यानी अरावली से जुड़ी हुई जो वोकैब या कुछ शब्दावली जो है। तो जो अपनी अरावली माउंटेन है, इसको वर्ल्ड में ओल्डेस्ट माउंटेन के रूप में, विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला के रूप में ये बात हो गई थी अपनी। ये फॉर्मेशन पीरियड के आधार पे अर्थात निर्माण काल के आधार पे इसको बोला गया है। सेकंड, फॉर्मेशन प्रोसेस रहा इसका फोल्डेड माउंटेन। फोल्डेड माउंटेन का मीनिंग है कि जिसमें चट्टानों के ऊपर दो तरफ से कंटिन्यूस प्रेशर लगता हो, तो पर्वत का कुछ भाग ऊपर कुछ भाग नीचे अर्थात वलित पर्वतमाला के रूप में आता है, अर्थात एक फोल्डेड माउंटेन के रूप में है। और वर्तमान में ये एक अवशिष्ट पर्वतमाला है। इसका मीनिंग ये है कि अरावली जो मूल अरावली बनी थी स्टार्टिंग में, उसकी हाइट एवरेज लगभग 2700 मीटर, और वर्तमान की जो अरावली है वो लगभग 930 मीटर। जो मेन अरावली है उसका प्रेजेंट जो अरावली है वो लगभग वन थर्ड पार्ट है, एक तिहाई हिस्सा है। इस कारण बचे हुए माउंटेन को हम क्या बोलते हैं? रेजिडुअल माउंटेन या अवशिष्ट पर्वतमाला। अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में तो अरावली एक अवशिष्ट पर्वतमाला भी है। तो इसके लिए शब्द यूज होते हैं ओल्डेड, सॉरी ओल्डेस्ट, फोल्डेड एंड रेजिडुअल माउंटेन। तो ओल्डेस्ट का मीनिंग प्राचीन पर्वतमाला के रूप में है। वलन का मीनिंग है कुछ उसका पार्ट अपवार्ड के पार्ट में, और कुछ है डाउनवर्ड, यानी अपवार्ड का मीनिंग अपनति और कुछ अभिनति। जब माउंटेन्स इस तरीके से ऊपर नीचे की तरफ हो, वेवी टाइप, तो इसका मीनिंग उसको कहा जाता है वलित पर्वतमाला। सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो उसके बाद में आगे पार्ट अपना चलने वाला था, जिसमें हमने लास्ट में आपको बताया था कि जो अरावली है उसकी कुछ रॉक्स या चट्टाने हैं अरब सागर की तरफ भी मिली हैं। अरब सागर यानी ये वाला जो पार्ट है अरेबियन सी। भारत के पश्चिम की तरफ जो जलीय क्षेत्र आता है, यानी जो अरेबियन कंट्री की तरफ करते हुए आता है, उसको कहा जाता है अरब सागर। जैसे इंडिया के वेस्ट में बांग्लादेश के नीचे आता है, उसको बंगाल की खाड़ी। तो अरावली का कहा जाता है जो विस्तार है वो आगे इस प्रकार की अरावली जैसी चट्टाने हैं, वो अरेबियन सी में मेनिकोई द्वीप के आसपास भी मिलती हैं। तो इसलिए कहा जा सकता है कि अरावली का विस्तार अरेबियन सी से दिल्ली तक है। तो इसका मीनिंग, इसका जो उद्गम स्थान है वो अरब सागर की तरफ से होने के कारण अरेबियन सी को फादर ऑफ अरावली कहा जाता है। फादर ऑफ अरावली यानी अरावली का पिता कहा जाता है। इसको अरावली का पिता कहा जाता है। तो फादर ऑफ अरावली का टाइटल किसको मिला हुआ है, अरावली का पिता किसको कहा जाता है? तो आंसर रहेगा अरेबियन सी, अर्थात अरब सागर को कहा जाता है। तो इसके आगे हम स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूस अरावली का जो स्टडी या अध्ययन वाला पार्ट। उससे पहले हालांकि इसमें एक लास्ट पॉइंट अपना इस पे बात चल रही थी कि अरावली का जो डायरेक्शन एंड इसका एक्सटेंशन, अर्थात इसकी जो दिशा और विस्तार है वो किस प्रकार का है। तो कई बार जो कुछ क्वेश्चन है फैक्ट वाले वो इन पे भी पूछे जाते हैं कि अरावली की जो डायरेक्शन है वो विस्तार किस प्रकार से है। तो डायरेक्शन का मीनिंग तो है दिशा की, अरावली किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की ओर फैली हुई है। विस्तार का मीनिंग है कि उसकी टोटल लेंथ कितनी है, राजस्थान में उसका कितना पार्ट है, उसकी एवरेज हाइट कितनी है। तो वो वाले पार्ट उसमें आते हैं उसके एक्सटेंशन या विस्तार वाले पार्ट में। तो सबसे पहले हम इसमें लेते हैं डायरेक्शन और एक्सटेंशन वाले पार्ट में उसके डायरेक्शन, यानी जनरल इंट्रोडक्शन करने के बाद में अरावली की दिशा
एवं अरावली का विस्तार। अरावली की दिशा का मीनिंग है डायरेक्शन ऑफ अरावली का मीनिंग ये है, जैसे राजस्थान का मैप अपन बनाए तो इसमें अरावली की जो लोकेशन है वो गुजरात से दिल्ली की तरफ दिखाई देती है। इसमें ये वाला पॉइंट जो गुजरात वाला है, यहाँ कुछ पहाड़ियां मानी जाती हैं, एक स्थान माना जाता है खेड़ बर्मा। खेड़ बर्मा को कहा जाता है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अरावली, अरावली का शुरुआत वाला स्थान जो कि गुजरात में है। जैसे ही ये राजस्थान में एंट्री करती है तो राजस्थान में इसका एंट्री पॉइंट माना जाता है सिरोही, माउंट आबू। यहां अपने को लगता है कि इसमें जो एंट्री पॉइंट है वो सिरोही भी है, उदयपुर भी है, डूंगरपुर भी है, क्योंकि जैसी एंट्री सिरोही से है वैसी एंट्री अपने डूंगरपुर से भी है, वैसी एंट्री अपने उदयपुर से भी है, और वैसी एंट्री अपने सिरोही से भी है। लेकिन इसमें जो अपर पॉइंट है अर्थात जो डूंगरपुर उदयपुर है वो तो नीचे की तरफ आते हैं, जबकि अपर पॉइंट या उत्तर की तरफ आता है सिरोही। तो इसमें अपर पॉइंट्स को इंपॉर्टेंस है, इसके लोअर पॉइंट या नीचे वाले डिस्ट्रिक्ट को इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया। इस कारण एंट्री माना गया सिरोही माउंट आबू से, सिरोही माउंट आबू। जबकि इसका एग्जिट पॉइंट माना गया नॉर्थ के अंदर, नॉर्थ के अंदर खेतड़ी वाला पॉइंट, और यहां डिस्ट्रिक्ट लिया गया है झुंझुनू। झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट। और इसमें ये जो लास्ट पॉइंट है ये है दिल्ली वाला पॉइंट, न्यू दिल्ली या नई दिल्ली वाला। तो इसमें एग्जामिनर ने क्वेश्चन किस तरीके का पूछा है आपसे उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक तो सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए कि अरावली कहां से कहां तक है, तो इसका मीनिंग आपको जो टोटल अरावली है वो बताना है। मीनिंग है कि अरावली स्टार्टेड फ्रॉम और एंडिंग पॉइंट। तो स्टार्टेड फ्रॉम खेड़ बर्मा, कहां से शुरू होती है, खेड़ बर्मा गुजरात से, एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ अरावली, अरावली का अंतिम स्थान कौन सा है, तो आंसर रहेगा न्यू दिल्ली। वहां पे उन पहाड़ियों को टारगेट किया गया है जो अपना प्रेसिडेंट हाउस अर्थात राष्ट्रपति भवन है। तो राष्ट्रपति भवन की पहाड़ियों को हम कहते हैं रायसीना हिल्स। तो रायसीना हिल्स ये लास्ट पॉइंट के रूप में। और फिर दूसरा कंडीशन में बाउंड करके क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, कंडीशन ये हो सकती है राजस्थान में कहां से कहां तक। तो इसका मीनिंग आपसे सिर्फ वो अरावली पूछिए जो राजस्थान के पास है। तो राजस्थान के पास है सिरोही, माउंट आबू से लेके झुंझुनू के खेतड़ी तक। और ये अरावली जो है वो टोटल अरावली का लगभग 80% लेंथ का हिस्सा है। यानी टोटल अरावली लगभग 692 किलोमीटर है। राजस्थान के अंदर मानी गई है 550 किलोमीटर। तो 692 का मीनिंग होता है अप्रोक्सीमेट 700 किलोमीटर, लगभग 700 किलोमीटर। 700 किलोमीटर में से लगभग 550, 550 जो है वो अप्रोक्सीमेट 80% डेटा है। तो एक सिंपल क्वेश्चन फैक्ट वाला ये भी आ सकता है कि टोटल अरावली का टोटल लेंथ का मीनिंग, टोटल अरावली या टोटल लेंथ अरावली जो है उसका कितना परसेंट हिस्सा राजस्थान के पास है, तो वो 80% हिस्सा राजस्थान के पास है। अब डायरेक्शन में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो राजस्थान का साउथ वेस्ट जो कि गुजरात की तरफ है
वहां से अरावली फैली हुई है नॉर्थ ईस्ट की ओर। तो एक सिंपल डायरेक्शन में तो ये बताया जाता है कि फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। लेकिन कई बार ये एग्जाम में आंसर नहीं होता, यानी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व नहीं होता, तो अपने को उल्टा आंसर मानना है फिर, यानी फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। और ये हमेशा ध्यान रखना है गुजरात की ओर इसकी चौड़ाई ज्यादा है। तो अगर एग्जामिनर का क्वेश्चन चौड़ाई के अकॉर्डिंग है कि अरावली की चौड़ाई किस ओर बढ़ती है, तब आंसर लेना फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, यानी दिल्ली से गुजरात की ओर इसकी चौड़ाई कंटिन्यूस बढ़ेगी और गुजरात से दिल्ली की ओर इसकी चौड़ाई कंटिन्यूस क्या होगी, कम होगी। तो चौड़ाई के अकॉर्डिंग दें तब अपने को आंसर घटती हुई चौड़ाई दिल्ली की तरफ माननी है, और चौड़ाई किस तरफ बढ़ती है, तो आंसर रहेगा फ्रॉम दिल्ली टू गुजरात की ओर। तो ये कई बार चौड़ाई के ऊपर अप्लाइड क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो ये तो हालांकि अपन जब भी अरावली का मैप बनाते हैं तो ज्यादातर अरावली में इसी तरीके से बनाते हैं मैप कि इसके सदर्न वाले पार्ट को ज्यादा चौड़ा रखते हैं और इसके नॉर्थ वाले पार्ट की चौड़ाई है वो जनरली हम कम दिखाते हैं। तो इसमें डायरेक्शन वाला जो आंसर है वो तो रहेगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। तो अरावली को भी डिवाइड करके अगर देखें तो ये राजस्थान के साउथ वेस्ट, और साउथ वेस्ट को हिंदी में अपन एक नाम और भी देते हैं इस दिशा को, इसको कहा जाता है नैऋत्य डायरेक्शन। नैऋत्य दिशा, और नैऋत्य से बाद में ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है, उत्तर पूर्व का जो हिस्सा है, इसको नाम दिया जाता है ईशान एंगल, ईशान कोण। साउथ ईस्ट अपने घर में जो एंगल होता है इस पे मुख्यतः अपने अग्नि, घर में जनरली वास्तु के अंदर इसको अपन अग्नि कोण कहते हैं। तो ये अग्नि कोण इसलिए क्योंकि ये दिशा है आग्नेय, और जो नॉर्थ वेस्ट वाला जो पार्ट होता है ये है वायव्य दिशा। तो हिंदी के अंदर अपनी दिशाओं के नाम थोड़े से अलग हैं। तो एक आधी बार एग्जाम में यह भी पूछा गया है कि अरावली का विस्तार, या स्टेटमेंट के रूप में शायद ये दिया गया था, किसी क्वेश्चन में था ये कि अरावली का विस्तार नैऋत्य से ईशान की तरफ है। तो ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। नैऋत्य का मीनिंग साउथ वेस्ट और ईशान का मीनिंग है नॉर्थ ईस्ट। जैसे अपने घरों में वास्तु में हम देखते हैं कि साउथ ईस्ट वाली जो दिशा होती है, साउथ ईस्ट वाली आग्नेय दिशा होती है, अग्नि की दिशा होती है। तो इग्नियस डायरेक्शन है वो साउथ ईस्ट है जहां अग्नि कुंड होता है, और नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है वायव्य। तो जो इजीली आपको समझ में आ रहे हैं वो अरावली में नहीं लेने, यानी अरावली में ना तो आग्नेय दिशा होगी ना वायव्य दिशा होगी। इसमें जो थोड़े से अलग और अजीब नाम जो लगे आपको, जैसे एक तो नैऋत्य डायरेक्शन और एक ईशान डायरेक्शन। तो ये अरावली की दिशा को लेके अपना पार्ट कंप्लीट हो गया। इसी में एक पार्ट और है अरावली का विस्तार। तो इसमें अरावली का विस्तार या एक्सटेंशन वाला जो पार्ट है, वो वैसे फैक्ट में देख लेते हैं अपन। डायरेक्शन अरावली की कंप्लीट हो गई। विस्तार में एक तो टोटल लेंथ के ऊपर बात होती है, लंबाई कितनी है, यानी कुल लंबाई कितनी है। तो अरावली की टोटल लेंथ जो अभी बताई थी आपको 692 किलोमीटर, यानी लगभग 700 किलोमीटर के आसपास है। दूसरा फैक्ट आता है लेंथ इन राजस्थान, राजस्थान में लंबाई, एक रहेगा राजस्थान में लंबाई। राजस्थान में लंबाई है 550 किलोमीटर, 550 किलोमीटर, जो अप्रोक्सीमेट टोटल अरावली का कितना परसेंट हिस्सा है, 80% पार्ट। फिर बाद में इसमें आती है एवरेज हाइट या औसत ऊंचाई। औसत ऊंचाई आपको ध्यान है कि राजस्थान में जितने भी फिजिकल डिवीजन है, जितने भी भौतिक प्रदेश है, उनमें सबसे अधिक एवरेज हाइट अरावली की है, क्योंकि माउंटेन हमेशा अधिक हाइट पे होते हैं। तो अरावली की जो एवरेज हाइट है वो 930 मीटर है। उससे नीचे अगर हम देखें तो हाड़ौती है अप्रोक्सीमेट 500 मीटर, यानी देखें तो अरावली से लगभग आधा हो गया। अरावली का जो डेटा है वो 1000 के आसपास है।
और 1000 से बाद में जैसे ही हाड़ौती पे आते हैं तो ये डेटा आ जाता है लगभग 500 के आसपास। और उससे अगर मैदानी भाग या मरुस्थल पे आएंगे तो वहां डेटा रहेगा लगभग 200 से 300, यानी एवरेज 250। यानी जो लो रिलीफ फीचर रीजन है आपके, उससे हाड़ौती डबल है, और हाड़ौती से अप्रोक्सीमेट डबल है अरावली। तो हाड़ौती 500 है तो अरावली अप्रोक्सीमेट 1000 के आसपास है, 930। तो इसमें ये डेटा एवरेज हाइट वाला जो आपको याद रखना है वो 930 मीटर। ये हाइट वाला डेटा ही मीटर यूनिट में याद रखना है, गलती से किलोमीटर नहीं लिखे इसको। तो इसका मीनिंग एक तरफ तो इसकी टोटल लेंथ, कुल लंबाई, एक तरफ है लेंथ इन राजस्थान 550, लेंथ इन राजस्थान 550, और फिर एवरेज हाइट वाला जो पार्ट है, औसत ऊंचाई वाला जो पार्ट है वो है 930 मीटर। तो ये जो कुछ फैक्ट वाले डेटा थे डायरेक्शन और विस्तार को लेके, ये अपने कंप्लीट हो गए। दिशा यानी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, और अपोजिट अगर इसमें पूछा जाए कि बढ़ती हुई चौड़ाई बताइए, तो दिल्ली से गुजरात की ओर चौड़ाई कंटिन्यूस बढ़ती है। उसके बाद में दूसरे फैक्ट वाले पार्ट है कि कितनी लेंथ है, राजस्थान में लंबाई कितनी है, एवरेज हाइट कितनी है। तो ये सभी डेटा इसमें कंप्लीट हो गए अपने। इसके बाद में हम आगे करते हैं, जैसे कि डेजर्ट वाला जो पार्ट, जिसमें हमने दो पार्ट्स में उसका स्टडी किया था, एरिड और सेम एरिड। तो ऐसा ही अरावली का हम अध्ययन करेंगे, जिसमें अरावली के 3 पार्ट्स, और 3 पार्ट्स वो रहेंगे जो राजस्थान के पार्ट हैं। क्योंकि राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ने का मीनिंग है कि हम एक रीजनल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, एक क्षेत्र विशेष की। तो अब अरावली का वो अध्ययन होगा जो सिरोही से झुंझुनू के बीच में, क्योंकि सिरोही के सदन में बाद में अरावली गुजरात में होती है, और झुंझुनू खेतड़ी ये बाद में अरावली कहाँ होती है, हरियाणा और दिल्ली की तरफ। तो अरावली में जनरल इंट्रोडक्शन वाली बातें कंप्लीट होने के बाद, यानी दिशा और विस्तार के बाद में अध्ययन की बात करेंगे इसमें। यानी स्टडी ऑफ अरावली के ऊपर बात करेंगे अपन। तो अध्ययन की दृष्टि से अरावली को 3 भागों में बांटा गया है। अध्ययन की दृष्टि से अरावली को 3 भागों में बांटा गया है। तो अकॉर्डिंग टू स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू, अरावली इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो अकॉर्डिंग टू स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू, अरावली इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जैसे अध्ययन में मरुस्थल के कितने भाग किए थे हमने, अरावली से पहले हमने डेजर्ट वाला पार्ट कंप्लीट किया था। तो डेजर्ट में 2 भाग थे, एक था एरिड अर्थात शुष्क मरुस्थल, और दूसरा था सेमी एरिड अर्थात अर्ध शुष्क मरुस्थल। लेकिन अब हम कवर कर रहे हैं इसके बाद वाले पार्ट को, यानी अरावली को। तो अरावली को अभी लिखा हमने 3 भागों में डिवाइड किया गया। तो 3 भाग अरावली के किस तरीके से होंगे, तो अब हम उस अरावली का अध्ययन कर रहे हैं जो राजस्थान के पास है, यानी सिरोही से लेकर अरावली के नॉर्थ पार्ट यानी झुंझुनू तक। अब इस अरावली को अपने को 3 भागों में बांटना है। तो 3 भागों में बांटना है, तो बताइए कितने पॉइंट और अपने को चाहिए। जैसे अपने 2 स्थान तो लिखे हुए सिरोही और झुंझुनू।
अब इसके 3 डिवीजन करने हैं, तो 3 डिवीजन करने के लिए अपने को चाहिए 2 पॉइंट और। जैसे अरावली का 1 पॉइंट ये होगा तो इससे तो 2 ही भाग होंगे। फिर 1 पॉइंट और चाहिए जिससे अरावली के 3 भाग होंगे, एक उत्तरी अरावली, नदन अरावली, एक साउथ अरावली और एक सेंट्रल अरावली या मिड अरावली। तो ये वाला जो ऊपर वाला पॉइंट है ये कौन सा है? ये पॉइंट है जयपुर पॉइंट। ये शॉर्ट में लिखा है जयपुर। फिर ये नीचे वाला मेवाड़ की तरफ चलेंगे तो डिस्ट्रिक्ट आएगा राजसमंद। अब ये वाला हिस्सा है झुंझुनू से लेके जयपुर तक, यानी J2 J तक। इस वाले पार्ट को कहा जाता है उत्तरी अरावली। फिर बाद में जयपुर से राजसमंद, ये वाला जो पार्ट आता है ये आता है मध्य अरावली। उसके बाद में राजसमंद से और बाकी जो नीचे वाला पार्ट है यानी सिरोही तक का पार्ट, उस वाले पार्ट को नाम दिया जाता है दक्षिणी अरावली। अब जो उत्तरी अरावली का हिस्सा है इसमें सबसे ऊंची चोटी हम मानते हैं रघुनाथगढ़ को। इसके बाद में जयपुर से राजसमंद के बीच की जो अरावली आती है, इसमें ब्यावर की तरफ एक प्रमुख चोटी आती है जिसको हम कहते हैं टोडगढ़। टोडगढ़ अगर ऑप्शन नहीं हो देन आंसर हम मानते हैं तारागढ़। दक्षिणी अरावली या कंप्लीट अरावली के अंदर सबसे ऊंची चोटी का दर्जा दिया गया है गुरु शिखर को। यानी अपने जो माउंटेन या शिखर है उसमें सबसे ऊंचा दर्जा किसको है? गुरु शिखर को। तो गुरु का मीनिंग भी वैसे ऊंचा होता है। जैसे आप हिंदी में पढ़ते हैं कि गुरु, तो गुरु का अपोजिट क्या पढ़ते हैं? लघु, या लघु का अपोजिट क्या पढ़ते हैं? गुरु। यानी जो शिखरों में गुरु है या सर्वोच्च है उसका नाम ही हमने क्या रखा है? गुरु शिखर। तो इन तीनों पार्ट में जो सदर्न अरावली है उसकी चौड़ाई भी ज्यादा है और उसके पास हाईएस्ट पॉइंट भी उसी के पास है, गुरु शिखर। मध्य अरावली में टोडगढ़ एंड तारागढ़ और नॉर्थ अरावली में आता है रघुनाथगढ़। तो सबसे पहले तो अपने को ये स्थान याद रखने की अरावली कहाँ से कहाँ तक है। जैसे ये तो आपको आइडिया, जब झुंझुनू आएगा तो इसका मीनिंग कौन कौन सी अरावली होगी? तो झुंझुनू आएगा तो इसका मीनिंग नॉर्थ अरावली होगी। सिरोही आएगा तब तब आंसर रहेगा सदर्न अरावली या दक्षिणी अरावली। और ना झुंझुनू हो और ना सिरोही हो तो इसका मीनिंग ये तो होता ही है, जब दोनों ही नहीं है तो ना तो नॉर्थ अरावली होगी ना साउथ। इसका मीनिंग फिर रहेगी सेंट्रल अरावली, जिसमें नए वाले दोनों पार्ट आएंगे जयपुर और राजसमंद। यानी जयपुर राजसमंद के बीच का जो ज्योग्राफिकल एरिया है जिसमें मुख्यतः ब्यावर के हिस्से को, मेन अजमेर के पार्ट को और अजमेर के ईस्ट में आंशिक टोंक, तो इसमें अजमेर, ब्यावर एंड टोंक ये मुख्य डिस्ट्रिक्ट लेते हैं। इसका मीनिंग इन 3 जिलों के बाद का ऊपर वाला जो पार्ट है ये अपर अरावली में अर्थात नॉर्थ अरावली में, और इन 3 जिलों के बाद में लोअर या नीचे वाला जो पार्ट है वो सदर्न अरावली में काउंट होता है। तो हम अध्ययन यहां से करेंगे नॉर्थ अरावली से पढ़ना, उत्तरी अरावली, सेकंड मध्य अरावली और नंबर 3 दक्षिणी अरावली। तो उत्तरी अरावली के अंदर तो रहेगा अपना J2 J तक। J2 J तक का मीनिंग है झुंझुनू से जयपुर तक। फिर जयपुर से राजसमंद वाला रहेगा आपका सेंट्रल और मिड अरावली। और फिर राजसमंद से लेके नीचे सिरोही तक वो रहेगा आपका सदर्न अरावली अर्थात दक्षिणी अरावली। तो इसमें हम बात कर लेते हैं पहले उत्तरी अरावली की। तो नॉर्थ अरावली में, उत्तरी अरावली में नॉर्थ या रदन अरावली, तो उत्तरी अरावली में एक तो विस्तार कहाँ से कहाँ तक है वो इंपॉर्टेंट। तो J2 J तक, इसका मीनिंग है झुंझुनू से जयपुर के मध्य स्थित अरावली।
मीनिंग है द पार्ट ऑफ रावली विच इज लाइज बिटवीन झुंझुनू एंड जयपुर इज नोन एज नदन रावली। यानी रावली का वो भाग जो झुंझुनू से जयपुर के मध्य फैला हुआ है या विस्तृत है उसको उत्तरी रावली कहा जाता है। तो झुंझुनू से जयपुर के मध्य। दूसरा पॉइंट है इसमें सर्वोच्च चोटी। तो उत्तरी रावली में जो सर्वोच्च चोटी है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है रघुनाथगढ़। इसका ने एक दो बार एग्जाम में इसको पूछा हुआ भी है, रघुनाथगढ़ की हाइट कितनी है। रघुनाथगढ़ जिसके लोकेशन या स्थिति सीकर में है। हाइट के तौर पे देखा जाए तो हाइट इसमें आती है 1055 मीटर, 1055 मीटर। तो इस चोटी का इंपॉर्टेंस है नॉर्थ रावली की हाईएस्ट पॉइंट या हाईएस्ट पीक। फिर उत्तरी रावली का जो भाग है उसकी चौड़ाई अनिश्चित होती है, यानी कोई निश्चित चौड़ाई नहीं बताई गई, लेकिन एक एवरेज हाइट या औसत ऊंचाई देखें। एवरेज हाइट या औसत ऊंचाई है वो उत्तरी रावली में आती है लगभग 450 मीटर। जैसे कंप्लीट रावली की एवरेज हाइट कितनी है 930 मीटर, लेकिन सिर्फ नॉर्थ रावली के बारे में है तो स्टेटमेंट एवरेज हाइट लगभग 450 मीटर। ये मिड रावली तक आते आते थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है लगभग 700 मीटर, और सदर्न रावली तक आते आते इसकी जो एवरेज हाइट है वो हो जाती है अप्रोक्सीमेट 1000। यानी दक्षिणी रावली की एवरेज हाइट लगभग 1000 मीटर के आसपास यानी 1 किलोमीटर के आसपास है। ये एवरेज बताया जा रहा है, सबसे ऊंची चोटी नहीं बताया जा रहा। ऊंची चोटी अलग से लिखा अपन ने। हाईएस्ट पीक रघुनाथगढ़ लोकेटेड इन सीकर एंड हाइट 1055 1055 मीटर। और फिर नॉर्थ रावली की एवरेज हाइट कितनी है तो एवरेज हाइट अलग है 450 मीटर। तो ये जो डेटा लिखा है ये एवरेज हाइट का है। फिर सेकंड पार्ट आता है इसमें अपना मध्य रावली। मध्य रावली का मीनिंग है मिड रावली। ये इसको इंटरमीडिएट रावली भी कहा जाता है। तो इंटरमीडिएट रावली का मीनिंग भी ये होता है मध्यवर्ती रावली या मध्य रावली। ये इसके लिए दूसरा शब्द हम यूज करते हैं केंद्रीय रावली, सेंट्रल रावली, क्योंकि रावली के 3 हिस्सों में ये सेंटर के अंदर केंद्र में है। केंद्रीय रावली, और ये मुख्यतः उस हिस्से में है जिस हिस्से को हम अजमेर वाला जो पार्ट है मेनली उसमें, या यूं कहें कि उससे अलग हुआ एक जिला है ब्यावर जो अजमेर का ही पार्ट था। और ऐतिहासिक तौर पे इस हिस्से को कहा जाता है मेरवाड़ा। तो मीनिंग ये हुआ कि अरावली के इस हिस्से का जो संबंध है वो मेरवाड़ा रीजन से रहा है। तो ये मेरवाड़ा अरावली है। मेरवाड़ा अरावली पार्ट। तो इसी में एक नाम और ऐड कर सकते हो मेरवाड़ा। तो मेरवाड़ा का मीनिंग जो मुख्यतः अजमेर की तरफ, ये जनरली एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि मेरवाड़ा अरावली मुख्यतः राजस्थान के किस जिले में विस्तृत है। तो मेरवाड़ा अरावली इज एक्सटेंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, देन आंसर रहेगा अजमेर। क्योंकि अजमेर का नाम पहले 1 नवंबर 1956 से पहले इसके नाम के साथ जो पूरा टाइटल यूज होता था अजमेर मेरवाड़ा। राजस्थान में जैसे ही ये राजस्थान को जब इंटीग्रेटेड किया गया अर्थात यूनिफिकेशन या एकीकरण किया गया तो उस समय अजमेर को जैसे ही मर्ज किया गया,
अजमेर को मर्ज करने के साथ ये मेरवाड़ा शब्द अलग कर दिया गया और हमेशा के लिए पार्ट क्या रह गया फिर, अजमेर। तो पहले तो इस शब्द को भी अजमेर शब्द के साथ ही ऐड करते थे। तो डेफिनेशन में अपने रहेगा जयपुर से राजसमंद के मध्य स्थित अरावली, जयपुर से राजसमंद के मध्य स्थित अरावली। जयपुर से राजसमंद के मध्य स्थित अरावली को मध्य स्थित अरावली को केंद्रीय अरावली कहा जाता है। केंद्रीय अरावली या सेंट्रल अरावली कहा जाता है। अब इस अरावली का जो विस्तार है, अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें, क्योंकि इसके जिलों का पता होना इसलिए जरूरी है क्योंकि अरावली के कई बार आपसे उत्तरी जिलों के बारे में पूछा जाता है, कई बार दक्षिणी जिलों के बारे में। तो अब मेन जो सेंटर वाले डिस्ट्रिक्ट हैं उनको रट लीजिए, अजमेर। अजमेर के इसमें आंशिक टोंक का पार्ट और एक अजमेर से अलग हुआ जो पार्ट है साउथ वेस्ट वाला पार्ट ब्यावर। तो ये पार्ट मुख्यतः सेंट्रल अरावली के पास है। तो इसका मीनिंग हुआ कि इसके ऊपर जो भी जिले हैं, जैसे ऊपर जयपुर है, दौसा है, सीकर, सीकर के ऊपर झुंझुनू, अलवर या अलवर और जयपुर से बना हुआ कोटपुतली बहरोड, या अलवर के नॉर्थ वाला पार्ट है जो खैरथल तिजारा, या यूं कहें कि आने वाले टाइम में भरतरी नगर। तो ये सारे जिले अपने को आइडिया लग जाएगा कि अजमेर, टोंक और ब्यावर से किस साइड में है। जैसे अलवर का नाम लिया जाए तो लगभग सबको आइडिया है कि अलवर दिल्ली के नजदीक है, तो इसका मीनिंग है वो नॉर्थ अरावली का पार्ट है। सीकर है तो सीकर भी अपने हरियाणा के साथ बॉर्डर बनाता है, इसका मीनिंग नॉर्थ अरावली के पार्ट में है। तो आपको याद रखना है, अजमेर, टोंक और ब्यावर ये सेंट्रल अरावली का पार्ट है, और इनके नीचे जितने भी जिले आएंगे जैसे राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, सलूम्बर, पाली, सिरोही, ये सब आपके साउथ अरावली के पार्ट। तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, सिर्फ ये तीन ठीक से याद रखिएगा कि अजमेर, ब्यावर और टोंक है मिड अरावली का पार्ट। तो इस अरावली का जो विस्तार है, तो सेंट्रल अरावली और मिड अरावली एक्सटेंट इन अजमेर, ब्यावर एंड टोंक। मध्य अरावली का विस्तार अजमेर, ब्यावर और टोंक में है। तो ये तीन जिलों में इसका विस्तार है। इसका विस्तार इसका विस्तार मुख्यतः अजमेर, ब्यावर एवं टोंक में है। फिर बाद में इसकी सर्वोच्च चोटी की बात करें तो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी हाईएस्ट पीक। सर्वोच्च चोटी इसमें आती है जिसका नाम है टोडगढ़। टोडगढ़ जो 934 मीटर, जो कि ब्यावर की तरफ है। अगर ये ऑप्शन में नहीं हो, देन आंसर टोडगढ़ के बाद में आंसर मानते हैं तारागढ़। तो एक तो ऑप्शन टोडगढ़, टोडगढ़ ना हो तो फिर आंसर क्या रहेगा, तारागढ़। तारागढ़ अजमेर में वो है जो आपने सुना हुआ है कि एक फोर्ट है, किला है, तो तारागढ़ फोर्ट उसी चोटी पे बना हुआ है तारागढ़। तो उस चोटी का नाम उस तारागढ़ फोर्ट के अकॉर्डिंग है। जैसे जयपुर में बना हुआ है नाहरगढ़ फोर्ट, तो नाहरगढ़ फोर्ट उस पहाड़ी का नाम भी नाहरगढ़ की पहाड़ी है। जैसे जयगढ़ फोर्ट, हालांकि जयगढ़ फोर्ट, जयगढ़ पहाड़ी भी बोलते हैं उसको, चील पहाड़ियां भी कहा जाता है। हालांकि कुछ पहाड़ियों के नाम एक से अधिक भी होते हैं, तो जयगढ़ की पहाड़ी ऐसी है। तो ये जो अजमेर का तारागढ़ फोर्ट जहां बना हुआ है, ये सेकंड हाईएस्ट पॉइंट है तारागढ़, जो लगभग 873 मीटर, और ये अजमेर के अंदर। और अगर ये भी ऑप्शन में नहीं हो, यानी दोनों टी और टी ना हो, टोटगढ़ और तारागढ़, तब आंसर रहेगा नाग हिल्स। नाग हिल्स या नाग पहाड़ियां जो अजमेर के पश्चिम की तरफ है, जो लगभग 795 मीटर हाइट पर है।
तो तीनों पहाड़ियां या तीनों प्रमुख चोटियां जो हैं वो अजमेर में कुछ इस तरीके से हैं। एक तो अजमेर के सदन वाले दक्षिण पश्चिम वाले पार्ट पे जो ब्यावर अलग हुआ है वो है टोटगढ़, जिसकी हाइट है 900 प्लस। फिर अजमेर अजमेर सिटी की तरफ ये आता है तारागढ़। तो तारागढ़ की जो हाइट आती है वो लगभग 800 प्लस। फिर अजमेर के पश्चिम की ओर जहां अरावली सर्पिलाकार रूप में है, सर्पिलाकार रूप में यानी नाग पहाड़ियों के रूप में है, तो नाग हिल्स के रूप में है, वहां लगभग इसकी हाइट आती है 700 प्लस। तो 700 प्लस से लेके और नीचे तक जो अरावली है उसकी सर्वोच्च चोटी 700 प्लस, 800 प्लस, 900 प्लस। तो 700 प्लस वाली 795, 800 प्लस वाली 873 और 900 प्लस वाली 934। इसका मीनिंग तीन कंटिन्यूस डिजिट है, एक 700 प्लस है, एक 800 प्लस है और एक 900 प्लस। तो आप लगभग राउंड ऑफ में भी याद रखोगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि इतने ज्यादा निकटतम डेटा नहीं आते। तो 934, 873 और 795। तो ये मिड अरावली की तीन ऊंची चोटियां हैं। तो आजकल क्या करते हैं कि ऊंचे वाली नहीं पूछ के सेकंड वाली पूछते हैं। जैसे कि लंबे टाइम तक एग्जाम में टोटगढ़ ऑप्शन ही नहीं दिया गया, तो ऑप्शन नहीं दिया गया तो अपने आप आंसर तारागढ़ होगा। और अगर दोनों ही ऑप्शन नहीं दिए जाए तो देन आंसर रहेगा नाग हिल्स या नाग पहाड़ियां। अब जैसे आपको नॉर्थ अरावली की एवरेज हाइट, उत्तरी अरावली की एवरेज हाइट अभी बताई थी 450 मीटर। तो यहाँ पे जो सेंट्रल अरावली होती है, मध्य अरावली आती है, उसकी एवरेज हाइट कितनी है? 700 मीटर। जैसे नॉर्थ अरावली की 450 मीटर, इसकी 700 मीटर। और सदन वाली जो अरावली है उसकी चौड़ाई भी ज्यादा है और उसकी एवरेज हाइट भी लगभग 1000 के आसपास है, यानी उसकी औसत ऊंचाई 1000 है, जबकि सर्वोच्च चोटी तो बहुत ज्यादा है, लगभग 1722 मीटर है। फिर बाद में तीसरा पार्ट, यानी अरावली के दो पार्ट कंप्लीट हो गए, नॉर्थ अरावली, मिड या सेंट्रल और मेरवाड़ा अरावली। और इसका जो लास्ट वाला पार्ट है वह आता है दक्षिणी अरावली। डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अरावली के सदन में है तो दक्षिणी अरावली। तो दक्षिणी अरावली का जो विस्तार है कहां से कहां तक है, तो ये राजसमंद से लेके, तो राजसमंद इसी अरावली में ही काउंट होता है, दक्षिणी अरावली में, राजसमंद से सिरोही तक। अब इस अरावली के अंदर सर्वोच्च चोटी, तो इसके जो सर्वोच्च चोटी है वो अरावली की हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी है अरावली की। तो इसकी सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर। गुरु शिखर जिसकी हाइट या ऊंचाई, ये फैक्ट एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, 1722। हालांकि कई बार अपने को लगता है कि एग्जाम में सर ये नहीं आए, तो एक दो बार एग्जाम में ऐसा हुआ भी है। तो 1722 नहीं आता तो 1727 आता है। लेकिन ज्यादा परफेक्ट डेटा, यानी दोनों एग्जाम में आ जाए तो ज्यादा परफेक्ट डेटा कौन सा है? 1722 वाला डेटा। तो अपने को 1722 ही मान के चलना है, क्योंकि बाद में आगे जो 1727 वाला है वो इसकी एक कृत्रिम साइट है, अपन कह सकते हैं वहां एक टेम्पल बना हुआ है, लगभग 5 मीटर हाइट उसकी है। तो किसी भी नेचुरल साइट के साथ उसकी कृत्रिम हाइट को, अर्थात आर्टिफिशियल जो हाइट है, उसको काउंट नहीं कर सकते। कल को जैसे आप एक बड़े भामाशाह बन गए और आपकी इच्छा हुई कि गुरु शिखर की ऊंचाई बढ़ा के आते, और आप जाके वहां एक ऊंचे से दीवार खिंचवा देते हो 10-20 मीटर, तो वो 10-20 मीटर हाइट वाली दीवार के कारण फिर ये थोड़ा ना लिखवाएंगे कि गुरु शिखर की ऊंचाई 1747 या 42 मीटर हो गई है। तो इसका मीनिंग किसी भी प्रकार के आर्टिफिशियल अप्रोच या कंस्ट्रक्शन को उसकी नेचुरल हाइट में मेंशन नहीं किया जाता। तो इस कारण वास्तव में इसकी जो हाइट है वो 1722 मीटर ही है। और 22 नहीं ऑप्शन में तो उस बाद में जो नियरेस्ट ऑप्शन जो भी दिया हुआ है वो अपना आंसर होगा। तो इसमें सर्वोच्च चोटी इसकी गुरु शिखर,
और हाइट इसकी रहेगी 1722 मीटर। ये वाला डेटा ध्यान रखना। और इसी चोटी को कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा है। अर्थात पीक ऑफ सेंट, संतों का शिखर। तो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा संतों का शिखर किस चोटी को कहा गया? तो संतों का शिखर कहा गया गुरु शिखर। जैसे जो अधिक हाइट वाले या अधिक ऊंचाई वाले जनरली जो पॉइंट होते हैं, तो उन पॉइंट्स के लिए अपन यूज करते हैं गुरु शब्द। तो अपने वाला जो गुरु शिखर है वो इसीलिए गुरु शिखर है। ऑनलाइन स्टूडेंट, आज किसी का आप में से बुक को लेके परेशानी वाला एक मैसेज आया हुआ है। चलो आज क्लास एंड करने के बाद आपसे बात करूंगा मैं। देखो बुक वाला वैसे टीम को कह तो रखा है कि जितने भी जिन स्टूडेंट्स को नहीं मिला है तो उनके साथ है कोऑपरेट करें, और पॉसिबल नहीं है और जिनके वापस से जो पार्सल भेजे हुए थे वो वापस अगर आ गए हैं तो उन स्टूडेंट का रिफंड कर दिया गया है। अगर फिर भी देखो आपको कोई रिप्लाई नहीं मिला है तो शाम को मैं बात करता हूँ टीम से, और फिर आप अपने आपके नंबर आपने एक दो बार पहले भी शेयर किया, आपने बताया है मेरे को, तो मैं बात करूंगा उसमें। और एक बार आपने नंबर एक बार फिर से डाल दीजिए ताकि जो हमारी टीम है उनको लिख ले, और एक मैं जैसे ही क्लास एंड होगी उसके बाद बात करेंगे अपन। तो आगे कंटिन्यूस करें अपन। जो अभी तक करवाया वो कंप्लीट समझ में आ गया। एक अजमेर वाला जो कमेंट है ये थोड़ा सा ऊपर करना। एक कमेंट है आपका कि केवल अजमेर अरावली, जो मेरवाड़ा अरावली में केवल अजमेर आएगा या ब्यावर भी काउंट होगा? ब्यावर भी इसमें काउंट होगा क्योंकि ये अजमेर से ही सेपरेट हुआ है, अजमेर से ही अलग हुआ है। ठीक। तो इसमें जो हाईएस्ट पॉइंट है इसका, तो हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? गुरु शिखर। अब यहाँ सदन में जो अरावली है इसकी चौड़ाई काफी ज्यादा है। चौड़ाई अधिक होने के कारण इसको फिर से दो भागों में डिवाइड किया जाता है। जैसे तो अध्ययन में तो अरावली के पार्ट हैं वो तीन ही माने जाएंगे अपने: नॉर्थ अरावली, सेंट्रल और सदर्न अरावली, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी अरावली। तो दक्षिणी अरावली की जो एक एवरेज हाइट है, ये तो हाईएस्ट पॉइंट है, एवरेज हाइट 1000 मीटर है। तो सर्वोच्च चोटी वाला ये तो हमने कर लिया कंप्लीट। लोकेशन इसकी कहां पर है? तो लोकेशन आपको ध्यान है, गुरु शिखर सिरोही। तो बाई चांस पूछेंगे अरावली की सर्वोच्च सर्वोच्च चोटी कौन सी है, मीनिंग है कि दी हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली, तो सर्वोच्च चोटी का नाम है गुरु शिखर। और इसके जो एवरेज हाइट है दक्षिणी अरावली की, एवरेज हाइट या औसत ऊंचाई, वो 1000 मीटर। तो इसमें अरावली के जो तीनों पार्ट हैं, इसमें अगर एवरेज लेके चले अपन, तो एवरेज नॉर्थ अरावली में आता है लगभग 450 मीटर, मिड अरावली में आता है 700 मीटर, 700 मीटर, और सदर्न अरावली के अंदर ये एवरेज आता है 1000 मीटर, 1000 मीटर। तो लगभग 450, 700 और 1000 मीटर।
ये इसकी एवरेज हाइट बताई गई। देखो, बुक वाला कमेंट मैंने पढ़ लिया है। मैं मान सकता हूं कि व्यक्ति को स्टार्टिंग में जब ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ है आपका और अब तक नहीं मिली, तो आपकी परेशानी, अगर आपकी जगह मैं होता तो हो सकता है कि मैं आपसे भी ज्यादा परेशान होता, आपसे भी ज्यादा अग्रेसिव होता। लेकिन आज आपकी जो समस्या है, जिन स्टूडेंट को देखो आ रही है, हमने पूरे प्रयास किए हैं कि उन स्टूडेंट्स के साथ नहीं आए। टीम ने लगभग सबके साथ कोऑपरेट, क्योंकि शाम को जनरली जब मैं पूछता हूँ तो जिन स्टूडेंट के पास नहीं पहुंच पा रही, जिनके पार्सल वापस लौट आए हैं, तो उनका भी एक रिकॉर्ड हमारे पास है। तो उनके कंटिन्यूस टीम है, वो शाम को बैठ के और उनके रिफंड कर रही होती है। तो आप बेफिक्र रहिए, बुक वाला जो कमेंट है वो मैंने पढ़ लिया, मैं उसका सॉल्यूशन करवा दूंगा आज। गुरु शिखर में एक पॉइंट पूछा कि गुरु शिखर अरावली की सर्वोच्च चोटी है या राजस्थान की, यानी गुजरात से लेके दिल्ली तक, क्या वास्तव में गुरु शिखर ही सबसे ऊंची चोटी है? बिल्कुल, अरावली का जो सर्वोच्च शिखर है वो राजस्थान के पास ही है। मीनिंग है कि द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अरावली या हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली इज गुरु शिखर। तो ये कंप्लीट अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसमें अरावली के जो अपने एवरेज हाइट देखिए, तो वो एवरेज हाइट तीनों पार्ट में, ये नॉर्थ अरावली की एवरेज है, ये मिड अरावली या सेंट्रल अरावली की एवरेज है, और ये सदर्न अरावली की एवरेज 1000 मीटर। अब जब हम लास्ट में बात कर रहे थे कि दक्षिणी अरावली को पुनः दो भागों में बांटा जाए, तो ये जो थर्ड वाला पार्ट चल रहा था अपना दक्षिणी अरावली, तो दक्षिणी अरावली को अध्ययन की दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से अध्ययन की दृष्टि से पुनः दो भागों में बांटा गया है। यानी मेन अरावली का पार्ट पूछा जाए, सिर्फ अरावली, तब तो अरावली के तीन भाग हैं। लेकिन जब सदर्न अरावली या दक्षिणी अरावली के बारे में स्पेसिफिक पूछा जाए कि दक्षिणी अरावली कितने भागों में बटी हुई है, तो अपना जो सदर्न अरावली का जो पार्ट है वो वापस दो भागों में बटा हुआ है। किस तरीके से बटा हुआ है ये देखिए। जैसे अरावली का ये वाला जो सदर्न वाला पार्ट, अर्थात दक्षिणी अरावली का जो हिस्सा है, जिसका एक पार्ट तो आता है राजसमंद से उदयपुर की तरफ, ये वाला पार्ट, राजसमंद प्लस उदयपुर। अब उदयपुर से एक जिला और अलग हो गया है, सलूम्बर। फिर सलूम्बर उदयपुर के नीचे की तरफ एक जिला आएगा, डूंगरपुर। तो ये वाले जो जिले हैं आपके, राजसमंद, उदयपुर, सलूम्बर, ये ऐतिहासिक तौर पे क्या माने गए हैं? ऐतिहासिक तौर पे इनको माना गया है मेवाड़, मेवाड़ अरावली। जैसे राजस्थान का इतिहास आप पढ़ते हैं, तो राजस्थान के इतिहास में इस क्षेत्र को, राजसमंद, उदयपुर और उसके निकटतम एरिया को क्या बोला गया है? मेवाड़। यानी जो राणा और सिसोदियाओं का एरिया है, या यूं कहें बप्पा रावल के वंशजों का जो एरिया, वो अपने आप में मेवाड़ है। जैसे चौहान डायनेस्टी का एरिया, चौहान वंश का एरिया मेरवाड़ा है। मेरवाड़ा यानी अजमेर और उसका निकटतम जो एरिया है। इसके बाद वाला जो पार्ट है, जो कि मुख्यतः पाली और ज्यादा हिस्सा उसका सिरोही में फैला हुआ है, उस वाले पार्ट को नाम दिया गया है आबू रावली।
तो सदर्न अरावली के जो दो पार्ट हैं उसमें एक तो है आबू अरावली और दूसरा पार्ट है मेवाड़ अरावली। तो आबू अरावली मेनली एक्सटेंड इन सिरोही एंड पाली। तो आबू अरावली का मुख्य विस्तार तो सिरोही में है क्योंकि आबू सिरोही में ही है, और दूसरा अगर जिला माने तो सिरोही के साथ पाली। फिर इसमें पॉइंट पूछा जाए कि सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो सिरोही आ गया, तो तय है गुरु शिखर। तो इसमें हाईएस्ट पीक या सर्वोच्च चोटी हाईएस्ट पीक इसमें गुरु शिखर। फिर दूसरा जो पार्ट है इसमें मेवाड़ अरावली वाला पार्ट, तो मेवाड़ अरावली का जो मेन विस्तार है वो है उदयपुर। उदयपुर के साथ दूसरा अगर प्रमुख जिला माने तो वो हम मानते हैं राजसमंद को। यहां तक कि अरावली राजस्थान के जितने भी जिलों में फैली हुई है, यानी अब नए जिले बनने के बाद इसकी काउंटिंग आने वाले टाइम में वापस आएगी, गवर्नमेंट रिकॉर्ड में जितनी आएगी उतनी हम लिखेंगे। लेकिन हमने जो पुराने वाले डेटा के अकॉर्डिंग लिखा है कि अरावली मैक्सिमम 13 डिस्ट्रिक्ट यानी 13 जिलों में फैली हुई है। उन 13 में सबसे ज्यादा उदयपुर में मानी जाती है। भले ही हाइट उसकी सिरोही में ज्यादा है, लेकिन उसकी जो चौड़ाई है, ज्योग्राफिकल एरिया, वो उदयपुर के पास ज्यादा है। तो अरावली की जो एवरेज हाइट या औसत ऊंचाई है वो सर्वाधिक किस जिले में, सिरोही में। और उसका मैक्सिमम जो ज्योग्राफिकल एरिया है, एरिया का मीनिंग अरावली फैली हुई ज्यादा कहां पर है, तो आंसर रहेगा उदयपुर। तो तय है कि मेवाड़ अरावली में उदयपुर है, तो उदयपुर में उसका विस्तार अधिक होगा और राजसमंद में विस्तार थोड़ा कम होगा। तो मेवाड़ अरावली का विस्तार उदयपुर है, राजसमंद बाकी अन्य जिले सलूम्बर डूंगरपुर ये सब ले सकते हैं, लेकिन मेन पार्ट ये है। अब इन मेन पार्ट में इसकी सर्वोच्च चोटी मेवाड़ अरावली में इसकी सर्वोच्च चोटी है वो उदयपुर में मानी जाती है, जरगा को। लगभग 1431 मीटर, जो कि उदयपुर के अंदर है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अरावली की स्टार्टिंग की जो 5 ऊंची चोटियां हैं उनमें से 3 हाईएस्ट वाली जो है वो सिरोही के पास है, नंबर 4th वाली उदयपुर के पास है, और नंबर 5th वाली फिर सिरोही के पास है। तो इसका मीनिंग 5 में से आपके 4 सिरोही के पास है, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक और 5th रैंक सिर्फ नंबर 4 वाली जो है वो उदयपुर के पास। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि एवरेज हाइट है वो सिरोही के पास ज्यादा है, जबकि ज्योग्राफिकल एरिया वो उदयपुर के पास ज्यादा है। तो इसके आगे हम कंटिन्यूस करते हैं। और अरावली का जो स्टडी या अध्ययन वाला जो पार्ट है ये आपका कंप्लीट हो गया है। अध्ययन वाला पार्ट यानी जिसमें अरावली को कितने भागों में बांटा गया है, अरावली को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें एक पार्ट नॉर्थ अरावली रहा है, दूसरा पार्ट मिड अरावली यानी सेंट्रल अरावली, मध्य अरावली या मेरवाड़ा अरावली भी जिसको कहा है अपन ने, मेरवाड़ा अरावली। इसके बाद में जो नेक्स्ट पार्ट रहा है वो रहा है साउथ अरावली यानी दक्षिणी अरावली। तीनों अरावली में जो सर्वोच्च चोटियां रही हैं, जैसे नॉर्थ में रघुनाथगढ़, मिड में आपको 2-3 ऊंची चोटियां बताई हैं जैसे TTN के नाम से, टोटगढ़, तारागढ़ और नागपाड़ी, और सदर्न अरावली में सबसे ऊंची चोटी बताई है गुरु शिखर। हालांकि दक्षिणी अरावली के 2 पार्ट होने के बाद आबू अरावली में तो वही आएगी गुरु शिखर, लेकिन आपके मेवाड़ अरावली में एक नई चोटी आई थी, जरगा। जरगा जो कि उदयपुर में स्थित है। आगे भी हम अरावली सर्वोच्च चोटियों की जब बात करेंगे जरगा वापस रिपीट होगी। जब अरावली के पठारों की बात करेंगे तो बोराट पठार के अंदर फिर वो रिपीट होगी। तो जरगा अरावली पढ़ते पढ़ते टाइम अपने लगभग कम से कम 3 बार रिपीट होती है। तो ये धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगी जरगा मेवाड़ का हिस्सा है, और मेवाड़ में मुख्यतः उदयपुर का पार्ट। और तीनों अरावली के अंदर जो एवरेज हाइट है, ये सर्वोच्च चोटियां जो बताई थी, रघुनाथगढ़, टोटगढ़, तारागढ़, नागपाड़ियां, सदन में गुरु शिखर, और कंप्लीट अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। और फिर इनकी एवरेज हाइट, नॉर्थ अरावली की औसत ऊंचाई है 450 मीटर, मिड अरावली की औसत ऊंचाई है लगभग 700 मीटर, जिसकी चौड़ाई भी लगभग 30 किलोमीटर के आसपास मानी जाती है।
और सदन के अंदर हाइट आ जाती है एवरेज लगभग 1000 मीटर। 1000 मीटर का मीनिंग है लगभग 1 किलोमीटर, यानी अप्रोक्सीमेट 1 किलोमीटर। ऑनलाइन स्टूडेंट के अरावली की सेकंड हाईएस्ट पीक क्या जरगा होगी? तो जरगा नहीं है, जरगा नंबर 4 पे है। सेकंड आएगी शेर, जो कि सिरोही में है। मैंने बताया ना हाईएस्ट 3 जो ऊंची चोटियां हैं वो सिरोही में है, जिसमें गुरु शिखर, शेर और देलवाड़ा। देलवाड़ा के बाद में आती है जरगा, और नंबर 5 पे आती है अचलगढ़। ये आगे हम एक साथ कवर करेंगे अरावली के सर्वोच्च शिखर। तो जो हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली, अरावली की सर्वोच्च चोटियां हैं, उनमें जरगा नंबर 4 पे रहेगी, क्योंकि 3 जो स्टार्टिंग की चोटियां हैं वो तीनों की तीनों आपके कहा है? सिरोही के अंदर है। अब अरावली के अध्ययन के बाद में इसमें कुछ भौगोलिक विशेषताएं आती हैं। इसके ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो अध्ययन के बाद में इसकी भौगोलिक विशेषताओं में एक तो कवर किया जाता है प्लेट्यूज को, यानी अरावली के पठारों को। फिर अरावली के अंदर कवर किया जाता है अरावली के पासेज या दरों को। और फिर इसमें कवर किया जाता है अरावली की चट्टानों को। इसका मीनिंग है रॉक्स ऑफ अरावली, अरावली के चट्टान वाले पार्ट को। और फिर लास्ट में जो बच गया उसमें हम करेंगे महत्व, यानी इंपोर्टेंस ऑफ अरावली क्या है, अरावली के महत्व क्या है, उनके बारे में चर्चा। तो सबसे पहले अध्ययन के बाद में हम इसकी ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में प्लेट्यूज को कवर करते हैं, पठारी भागों को। जैसे अपने जो पर्वतीय भाग होते हैं, इन पर्वतीय भागों में बीच में चट्टानी इस तरीके से होती हैं कि अपने जो माउंटेन्स हैं, यानी जो पर्वत हैं, इन माउंटेन के बीच में भी पठार पाए जाते हैं, जिनको अपन अंतः पर्वतीय पठार, अर्थात इंटरमीडिएट प्लेट्यू के रूप में इनको जानते हैं। अंतः पर्वतीय पठार यानी पर्वतों के बीच में जो पठार है, क्योंकि माउंटेन जो पर्वत चोटियां होती हैं, इनके बीच का जो भाग है वो भी सपाट और चट्टानी भाग होता है, अर्थात रॉक्स वाला पार्ट होता है जो ऊपर से समतल होता है। तो जमीन से ऊंचा उठा हुआ हो और चट्टानी भाग हो, बिल्कुल समतल चट्टानी भाग हो, तो प्लेट्यू के अंदर काउंट होता है। पर्वतों के अंदर है तो उसको अंतः पर्वतीय पठार अर्थात इंटरमीडिएट प्लेट्यू के रूप में जानते हैं, यानी पर्वतों में स्थित जो पठार है। तो अरावली के अंदर कुछ पठार भी हैं जिनका इंपोर्टेंस है, तो उनको कहते हैं अरावली के पठार, प्लेट्यू ऑफ अरावली। तो इसकी ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में, भौगोलिक विशेषताओं में है पठार, अरावली के पठार। अध्ययन के बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्लेट्यू ऑफ अरावली। तो ये जैसे अभी अपनी बात हुई है कि पर्वतों के बीच के पठार, तो इसमें एक तो अरावली की चौड़ाई सदन में ज्यादा है, दक्षिण में, तो इसमें जो पठार है वो मोस्टली सदन में अधिक है। इसका मीनिंग है कि दक्षिणी अरावली में पठार अधिक स्थित है। तो सबसे पहले तो यही मेंशन करना है कि अरावली में सर्वाधिक पठार दक्षिण में स्थित है। सर्वाधिक पठार दक्षिण में या दक्षिण अरावली में स्थित है। दक्षिण अरावली में स्थित है। तो इसका मीनिंग है मोस्ट ऑफ प्लेट्यूज ऑफ अरावली आर सिचुएटेड इन सदर्न अरावली। अरावली के जो मोस्ट ऑफ प्लेट्यूज हैं वो अरावली के दक्षिण में स्थित है। अब हालांकि जब इन पठारों को हम कवर करेंगे तो आइडिया लग जाएगा आपको कि ज्यादातर पठार इसके सदन में ही कवर किए जाते हैं। हालांकि यहाँ किसी स्पेसिफिक जिले का नाम नहीं लिखा जाता, लेकिन अरावली की चौड़ाई सदन में किस जिले में अधिक है? हाइट तो मैंने आपको किस में बताई है, हाइट सिरोही में ज्यादा है, जबकि उसका जो फैला हुआ भाग चौड़ाई वाला,
यानी मैक्सिमम अरावली मैक्सिमम एक्सटेंट कहाँ पर है, फैली हुई कहाँ पर है, उदयपुर। तो उदयपुर के आसपास प्लेट्यू ज्यादा पढ़ने को मिलते हैं अपने को। तो एक अनुमान अगर लगाएं तो उदयपुर, लेकिन ये कहीं बुक्स में लिखा हुआ नहीं है। तो लिखा हुआ नहीं है तो अपन भी इसको दावे के साथ लिखवा नहीं सकते, क्योंकि जब तक कोई ऑथेंटिक बुक नहीं लिख सकती, यानी जब तक कि हिंदी ग्रंथ अकादमी, राजस्थान अध्ययन या जो यूनिवर्सिटी की जो स्टैंडर्ड या मानक जो पुस्तकें हैं, यानी आरपीएससी जिनको मानती हैं, उनमें जब तक नहीं लिखेंगे तब तक हम इनको पठार सबसे ज्यादा किस जिले में ये मेंशन नहीं करेंगे। तो ये लेकिन आइडिया है कि अरावली के सदन के अंदर पठारों की संख्या अधिक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है कि अरावली के किस भाग में प्लेट्यू अधिक होते हैं। तो अरावली की जहां चौड़ाई अधिक होती है वहां अधिक होते हैं, चौड़ाई यानी उसके सदन की तरफ। तो अरावली में सर्वाधिक पठार दक्षिणी अरावली में स्थित है, जिसमें प्रमुख पठार। अब इंपोर्टेंट प्लेट्यूज की जब बात की जाती है प्रमुख पठारों की, तो ये वाला जो पार्ट है अरावली का सदन वाला, जिसमें सिरोही डिस्ट्रिक्ट, तो सिरोही के निकट कुछ प्लेट्यू आते हैं, जिसमें एक तो आता है उड़िया पठार, उड़िया प्लेट्यू। जो राजस्थान का सर्वोच्च पठार है। उड़िया से अगर हम देखें कम हाइट वाला, तो वहां पे आता है आबू पर्वत। आबू नाम में पर्वत है, लेकिन आबू अपने आप में एक पठार है। ये फिक्स राउंड फिगर में आता है उड़िया से। जैसे उड़िया की हाइट लगभग 1360 मीटर है, दी हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ राजस्थान। जबकि इससे 160 मीटर नीचे हाइट पर, 160 मीटर नीचे का मीनिंग है 1200 मीटर, 1200 मीटर हाइट पर है आबू प्लेट्यू, आबू पठार। लिखने में इसको आबू ब्लॉक भी लिखा जाता है इंग्लिश में, लेकिन आबू माउंटेन नहीं लिखना है। हिंदी में आबू पर्वत रहेगा, इंग्लिश में आबू ब्लॉक। तो आबू ब्लॉक की हाइट कितनी है, तो आबू ब्लॉक की हाइट है 1200 मीटर। अब जैसे ही हम सिरोही के ईस्ट में इधर वाले पार्ट में जाते हैं, तो यहाँ जो प्रमुख डिस्ट्रिक्ट है, जो सिरोही के ईस्ट की तरफ, एक तो उदयपुर है। उदयपुर के जस्ट ऊपर की तरफ है राजसमंद। उदयपुर के जस्ट सदन की तरफ है डूंगरपुर। तो उदयपुर और राजसमंद के बीच का जो पठारी भाग है, इसको नाम दिया जाता है बोराट का पठार। फिर उदयपुर और डूंगरपुर, इन दोनों के बीच का जो पठारी भाग है, इसको नाम दिया जाता है भौमट पठार। भौमट प्लेट्यू या भौमट का पठार। फिर इन्हीं के निकट उदयपुर से एक भाग अलग हुआ है सलूम्बर। और सलूम्बर के ईस्ट में एक डिस्ट्रिक्ट आता है प्रतापगढ़, जो 2008 में मुख्यतः चित्तौड़गढ़ से अलग हुआ था। हालांकि प्रतापगढ़ का जो निर्माण किया गया या बनाया गया इसको, तो उसमें मेन चित्तौड़ था, बाकी दो जिले और भी रहे। कुछ आंशिक हिस्सा उदयपुर और बांसवाड़ा से भी लिया गया। प्रतापगढ़ जिन जिलों से सीमा बनाता है, उसमें सिर्फ डूंगरपुर का कोई हिस्सा उसमें शामिल नहीं हुआ। इसका मीनिंग सीमा तो वो डूंगरपुर से भी बनाता है, लेकिन डूंगरपुर से कोई भी पार्ट उसमें मर्ज नहीं किया गया। तो मेन पार्ट वो चित्तौड़ का, देन उदयपुर और बांसवाड़ा से भी पार्ट काउंट। तो ये जो सलूम्बर वाला हिस्सा, ये उदयपुर से, और प्रतापगढ़ मुख्यतः चित्तौड़गढ़ से अलग हुआ। और अब इन दोनों के अंदर एक पठारी भाग है, जो सलूम्बर से प्रतापगढ़ की तरफ फैला हुआ है। और ये पठारी भाग थोड़ा उबड़ खाबड़ है, इसको नाम दिया जाता है लसाड़िया पठार। इसको नाम दिया जाता है लसाड़िया प्लेट्यू, अर्थात लसाड़िया पठार। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि लसाड़िया प्लेट्यू कहाँ पर है। तो लसाड़िया पहले उदयपुर में था, अब उसके नए पार्ट सलूम्बर और कुछ आंशिक भाग उसका प्रतापगढ़। हालांकि जब लिखेंगे तब समझ में आ जाएगा आपको। ये सिर्फ अपन ने इंडिकेट किया, अभी इसके बारे में थ्योरीज के बारे में बात करेंगे। और उत्तर की तरफ जब हम जाते हैं,
अब जैसे सबसे ज्यादा कंफ्यूज ये करते हैं राजसमंद और उदयपुर और डूंगरपुर। तो इसका मीनिंग है कि उदयपुर डूंगरपुर दोनों के बीच में कॉमन कौन है, भौमट। और इधर उदयपुर और राजसमंद दोनों के बीच में कौन है, भोराट। तो ये तय है कि जो भो वाला शब्द आ गया उसमें उदयपुर तो आएगा आपका, लेकिन उदयपुर के बाद कौन सा जिला आएगा, तो इनके आगे शब्द क्या है, भोराट है। तो भोराट के आगे रा आता है, यानी भो के बाद में रा, तो इसमें राजसमंद को लेना है। और जहां रा नहीं है वहां डूंगरपुर को लेना है। तो इसका मीनिंग जहां भोराट और भौमट दोनों जगह भो आ गया वहां तय हो गया, उदयपुर तो आएगा आपका। लेकिन आगे शब्द क्या है, उसमें रा है, तो अगर तो उदयपुर के साथ है, रा वाले के अंदर राजसमंद, और रा नहीं है देन उसमें लेंगे डूंगरपुर। तो भौमट, हिस्ट्री में भी आप एक आंदोलन पढ़ते हो भौमट और एक ही आंदोलन, जो कि मुख्यतः ट्राइबल एरिया में डूंगरपुर की तरफ हुआ था। तो भौमट का मेन एरिया वैसे डूंगरपुर में है, लेकिन आंशिक उदयपुर भी उसमें काउंट है। तो उदयपुर तो इन दोनों पठारों में ही काउंट होगा, चाहे भोराट हो चाहे भौमट। आरपीएससी का ज्यादा फेवरेट प्लेटू इसमें, आरपीएससी का प्रसिद्ध पठार इसमें मुख्यतः भोराट है, यानी जनरली जिस पे क्वेश्चन अधिक अप्लाई होते हैं। फिर कुछ प्लेट्यूज आते हैं अपने अरावली के नॉर्थ वाले पार्ट में, नॉर्थ वाले पार्ट में यानी अलवर की तरफ, अलवर सरिस्का के निकट। तो इसमें पठारों के अंदर एक तो क्रांस का पठार और एक आता है कांकनवाड़ी का पठार। क्रांस का पठार और कांकनवाड़ी पठार। तो कांकनवाड़ी प्लेट्यू, क्रांस का प्लेट्यू, ये दोनों अलवर में सरिस्का की तरफ है। सरिस्का जो कि एक सेंचुरी में काउंट है, और राजस्थान के जो टाइगर प्रोजेक्ट है उन टाइगर प्रोजेक्ट का भी एक हिस्सा है। राजस्थान में रणथंभौर के बाद सरिस्का दूसरी बाघ परियोजना है, तो ये उस बाघ परियोजना के पार्ट में भी काउंट होती है। अब इन प्लेट्यूज के बारे में हम अगर डिटेल्स में लिखें, तो उससे पहले थोड़ा सा आप ये देखिएगा कि जो अपने स्टार्टिंग वाली ए वाली लाइन में आते हैं, जैसे ए आ ई उ वाले, तो ये वाले जो पठार हैं ये आते हैं सिरोही के अंदर। जैसे ए से आबू, उ से उड़िया, ये कहाँ पे रहेंगे, अपने सिरोही वाले पार्ट में। फिर जो भो वाले शब्द हैं, तो ये भो वाले आपके रहेंगे मुख्यतः उदयपुर के अंदर। आगे इनके शब्द तय करेगा कि शब्द क्या आता है। भो के आगे अगर रा आता है यानी बोराट आता है तब उदयपुर राजसमंद, और बोराट अगर नहीं आता है तो इसका मीनिंग फिर भौमट वाले में राजसमंद को नहीं लेंगे, फिर डूंगरपुर लेंगे। तो भो आ गया तो ये तो तय है कि भो में उदयपुर तो रहेगा आपका। आगे अगर रा लगा हुआ है बोराट तो राजसमंद, रा नहीं है तो डूंगरपुर। और फिर आपके जो पठार हैं, जैसे कि कै वाले जो प्लेट्यूज हैं, कै यानी क्रांस का पठार और कंकनवाड़ी पठार, तो क्रांस का और कंकनवाड़ी में आंसर क्या रहेगा आपका, अलवर। फिर कुछ हाड़ौती की तरफ जो पठार हैं, जैसे कि चित्तौड़गढ़ में एक पठार आता है मेसा और एक मानदेसरा। तो जो मानदेसरा प्लेट्यू है जो कि भैंसरोडगढ़ सेंचुरी की तरफ आता है, यानी जो कोटा के पास में चित्तौड़ है जो हाड़ौती का पार्ट है उसमें आता है। तो ये मैं वाले शब्द वाले मेसा, मानदेसरा। हालांकि मेसा का इंपोर्टेंस ज्योग्राफी में कम है, मेसा का इंपोर्टेंस आता है जब चित्तौड़ फोर्ट आप पढ़ते हैं, क्योंकि राजस्थान का सबसे बड़ा जो फोर्ट या किला है वो मेसा प्लेट्यू अर्थात मेसा पठार के ऊपर स्थित है। तो ये कुछ प्लेट्यूज को याद रखने के तरीके हैं कि अपने ए आ ई उ वाले, जैसे आ से आबू, उ से उड़िया, ये सिरोही वाले। भो वाले हैं ये उदयपुर में, और कै वाले ये आपके अलवर की तरफ है। तो अब हम शुरुआत करेंगे पहले सिरोही के पठार में, राजस्थान के सबसे ऊंचे पठार से, अर्थात उड़िया प्लेट्यू से। उड़िया पठार से। तो उड़िया प्लेट्यू का मीनिंग यहाँ
यानी जो पठार है उसको लोकेशन के अकॉर्डिंग हम बताएंगे दक्षिणी अरावली में, सिरोही में स्थित। तो देखो जब तक अलवर के पठार नहीं लिखेंगे तब तक ये लाइन कॉमन आएगी, चाहे आबू हो, चाहे उड़िया हो, चाहे बोराट हो, चाहे भोमट हो, चाहे लसाड़ी हो, सब में दक्षिणी अरावली रहेगा, क्योंकि अरावली के दक्षिणी भाग में है, यानी ये अजमेर, ब्यावर और टोंक के नीचे की तरफ है। तो यह दक्षिणी अरावली में स्थित, दक्षिणी अरावली में सिरोही में स्थित। सिरोही में स्थित है। अब इसकी हाइट यानी जो ऊंचाई है, ऊंचाई ली जाती है इसमें 1360 मीटर, 1360 मीटर। यह है राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार। तो राजस्थान को लेके इसका इंपॉर्टेंस ये है कि उड़िया इज द हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ राजस्थान। तो हाइट 1360 एंड हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ राजस्थान। यह है राजस्थान का सर्वोच्च पठार। इसके बाद में हम बात करते हैं उड़िया के निकट एक प्लेट्यू और आता है जिसको हम कहते हैं आबू। आबू हालांकि सिरोही का दूसरा ऊंचा पठार माना गया है, यानी सिरोही में सेकंड हाईएस्ट प्लेट्यू है, लेकिन राजस्थान के प्लेट्यूज में उसकी जो हाइट है वो नंबर 3rd पे काउंट होती है। जैसे सिरोही से 160 मीटर नीचे आबू यानी 1200 मीटर, और उस 1200 से 25 मीटर ऊपर आता है बोराट। तो इसका मीनिंग बोराट 1225 होने के कारण सेकंड हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ राजस्थान, कि बोराट है वो राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार। तो पहले सिरोही वाले कवर कर रहे हैं। तो ये आबू, आबू पर्वत, इंग्लिश में जनरली इसको आबू ब्लॉक के रूप में लिखा गया है। तो आबू पर्वत या आबू ब्लॉक क्या है? तो इट्स ए प्लेट्यू, यह एक पठार। इट्स ए प्लेट्यू, यह एक पठार है। जो दक्षिणी अरावली में, जो दक्षिणी अरावली में सिरोही में स्थित है। जो दक्षिणी अरावली में सिरोही में स्थित है। इसकी हाइट या ऊंचाई की जब हम बात कर रहे हैं कि इसकी हाइट या ऊंचाई कितनी है, तो ये उड़िया से लगभग 160 मीटर नीचे है, यानी 1200 मीटर। इसके हाइट का लेके जो इंपोर्टेंस है वो सिरोही के अंदर है, सेकंड हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ सिरोही। तो इसको गलती से राजस्थान नहीं लिख देना है सिरोही के रेफरेंस में। यह सिरोही का दूसरा ऊंचा पठार। तो इसका मीनिंग आबू ब्लॉक या आबू प्लेट्यू इज द सेकंड हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ सिरोही। यह सिरोही का दूसरा ऊंचा पठार है। हाइट यहां ऊपर मेंशन कर दी अपन ने 1200 मीटर। आबू पठार का स्ट्रक्चर है या जो संरचना है वो बड़ी प्रसिद्ध है। कारण उसकी संरचना कुछ उस प्रकार से है जैसे ज्वालामुखी है, वोल्केनो जो है, वोल्केनो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जब ब्लास्ट होते हैं, पृथ्वी के अंदर की तरफ, बाहर की तरफ नहीं, बाहर की तरफ तो वो क्रेटर बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो वोल्केनो वाला जो पार्ट या ज्वालामुखी का जो पार्ट
जिसको हम कहते हैं वोल्केनो क्रेटर। तो वोल्केनो क्रेटर है ज्वालामुखी का जहां से आंतरिक भाग का जो मैग्मा है वो लावे के रूप में उद्गारित होता है। तो उस पॉइंट को या वोल्केनो माउथ को क्या बोला गया है? क्रेटर। कई बार क्या होता है, ये जो क्रेटर वाला पार्ट है इसमें कुछ चट्टानें होती हैं जो इसको ब्लॉक कर देती हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग से जब बड़ी चट्टानें निकलती हैं तो ये ब्लॉक हो जाता है। तो ब्लॉक होने के कारण ये ज्वालामुखी के जो निकास नली यानी जो वेंट जिसको कहते हैं, ये वेंट कई बार पृथ्वी के अंदर फट जाती है। और पृथ्वी के अंदर फटने के बाद इसमें संरचनाएं बनती है, जैसे जहां मुलायम चट्टानी बिल्कुल पतले रूप में है तो वहां ये मैग्मा धस जाता है। जहां चट्टान बनाता है सीट, थोड़ी मोटी परत में जब ये मैग्मा धसता है तो वहां एक मोटी संरचना बनाता है जिसको हम कहते हैं सिल। जब ये एक स्तंभ या पिलर के रूप में स्ट्रक्चर बनाता है तो हम इसको नाम देते हैं डाइक। यानी इन शब्दों की तरफ इतना ध्यान नहीं देना आपको, बाकी ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट के अलग सब्जेक्ट में पार्ट में आते हैं तो ये वहां कवर होते हैं। और जब कई बार पृथ्वी के आंतरिक भाग में डीप में जब ये डोम शेप में एक गुम्बद की आकृति में जमा हो जाता है तो ये जो नीचे की तरफ गुम्बदाकार आकृति, गुम्बदाकार आकृति में जमा होता है, तो इस गुम्बदाकार आकृति को जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में बनती है इसको नाम देते हैं बेथोलिथ। बेथोलिथ। तो ये स्ट्रक्चर आपको इसलिए बताई है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में कुछ चट्टानें बनती हैं जिनको उनके आकार के अकॉर्डिंग विशेष नाम दिए जाते हैं। तो इन्हीं चट्टानों से मिलती जुलती संरचना आबू की है। तो आबू की संरचना मानी गई है डोम शेप अर्थात बेथोलिथ। तो आबू है वो बेथोलिथ का एग्जाम्पल तो नहीं हो सकता क्योंकि बेथोलिथ बनती है जमीन के अंदर, लेकिन वो बेथोलिथ संरचना जैसा हो सकता है। तो बेथोलिथ की संरचना कैसी है? गुम्बदाकार यानी डोम शेप, डोम की आकृति में। तो ये जनरली हम इसमें लिखते हैं स्टेटमेंट में कि सिरोही का दूसरा ऊंचा पठार है जिसकी आकृति यानी आबू पठार गुम्बदाकार आकृति में। गुम्बदाकार आकृति यानी डोम शेप स्ट्रक्चर में, जिसको हम बेथोलिथ स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। तो बेथोलिथ का स्ट्रक्चर भी यही होता है। बेथोलिथ संरचना। तो ये बेथोलिथ का एग्जाम्पल नहीं है, बेथोलिथ संरचना यानी जो डोम शेप आकृति है उसका एग्जाम्पल है। तो आबू ब्लॉक इज एन एग्जाम्पल ऑफ डोम शेप स्ट्रक्चर। डोम शेप यानी गुम्बदाकार आकृति या बेथोलिथ जैसी संरचना का उदाहरण है। तो बेथोलिथ संरचना खुद कैसी है? गुम्बदाकार। तो इसको गुम्बदाकार पठार कहा गया यानी डोम शेप प्लेट्यू बोला गया है। तो ऐसा कोई स्टेटमेंट है एग्जाम में कि राजस्थान का डोम शेप अर्थात गुम्बदाकार स्ट्रक्चर वाला प्लेट्यू कौन सा है, पठार कौन सा है? तो आंसर रहेगा आबू। आबू क्या है? तो आबू एक पठार है। ऑप्शन में है आबू क्या है? एक पर्वत है, एक पठार है, या दोनों है। तो अपने को सिर्फ प्लेट्यू के रूप में काउंट करना है, दोनों में काउंट नहीं करना है। तो ये आबू कंप्लीट हो गया। तो सिरोही वाले आपके दोनों पठार कंप्लीट। अब सिरोही से जैसे हम ईस्ट की ओर चलते हैं तो ये राजसमंद और उदयपुर के बीच वाला जो पठार यानी नेक्स्ट पठार हम कवर करेंगे नंबर 3 पे, भोराट पठार। तो इसमें एक पॉइंट तो ये दक्षिणी अरावली में, दक्षिणी अरावली में जो कुंभलगढ़ हिल्स, कुंभलगढ़ हिल्स यानी राजसमंद,
फिर एक इसमें उदयपुर की तरफ से पहाड़ी लेते हैं गोगुंदा हिल्स। दोनों शब्द आपके हिस्ट्री में भी सुने हुए हैं, ज्योग्राफी में आगे कई बार रिपीट होंगे। तो कुंभलगढ़ हिल्स राजसमंद और गोगुंदा हिल्स उदयपुर, इन दोनों पहाड़ियों के बीच में ये पठारी भाग फैला हुआ है। तो एग्जामिनर कई बार तो आपको राजसमंद देगा और कई बार राजसमंद को रिप्रेजेंट करने के लिए कुंभलगढ़ की पहाड़ी देगा, या कई बार राजसमंद के साथ उदयपुर जिला, या फिर पहाड़ी देगा तब आपको कुंभलगढ़ हिल्स के साथ गोगुंदा हिल्स। इसका मीनिंग ये पूछा दोनों ही रेफरेंस में जाता है, या तो पहाड़ियों के रेफरेंस में, या पहाड़ियां जिन जिलों को रिप्रेजेंट करते हैं उन जिलों के अकॉर्डिंग। तो कुंभलगढ़ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ, राजसमंद, और गोगुंदा किसका पार्ट है, उदयपुर। तो कुंभलगढ़ से गोगुंदा अर्थात राजसमंद से उदयपुर के बीच के पठार को बोराट का पठार कहा जाता है। तो यह दक्षिणी रावली में स्थित है, जो कुंभलगढ़ हिल्स राजसमंद एवं गोगुंदा हिल्स उदयपुर के मध्य स्थित है। तो इसमें जिस रावली का पार्ट है तो वो बताना है दक्षिणी रावली, और बाद में मुख्यतः कौन से हिल्स या कौन से जिलों के बीच में। तो जो कुंभलगढ़ हिल्स राजसमंद एवं गोगुंदा हिल्स उदयपुर के मध्य स्थित है, के मध्य स्थित। तो इसके लोकेशन कुछ इस तरीके से हैं कि दक्षिणी रावली में ये राजसमंद का पार्ट है, कुंभलगढ़ हिल्स, कुंभलगढ़ की पहाड़ी। फिर सदन की तरफ चलेंगे तो उदयपुर की तरफ है गोगुंदा हिल्स। कुंभलगढ़ हिल्स यानी राजसमंद, गोगुंदा हिल्स यानी उदयपुर, और इन दोनों के बीच का ये जो पठारी भाग है ये है बोराट। बोराट को किसी भी ऐसा नहीं लिखा जाता है कि इस जिले में अधिक है, तो इसका मीनिंग है दोनों तरफ इसके जो विस्तार है वो लगभग एक जैसा सा है। इसका कोई स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट इसमें मेंशन नहीं किया जाता और अपने को भी नहीं करना है। तो बोराट का एक तो इंपॉर्टेंस है कि मेवाड़ की जो सबसे ऊंची चोटी है, तो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी अपन ने, मेवाड़ की सबसे ऊंची चोटी है जरगा। हालांकि वो माउंटेन पीक के रूप में, पर्वत चोटी के रूप में, प्लेट्यू नहीं है, तो वो इसी पठारी क्षेत्र में आती है। यानी जो सपाट एरिया है वो तो प्लेट्यू हो गया, और उसमें निकली हुई एक पर्वत चोटी है जरगा, 1431 मीटर। तो एक इसके बारे में भी जनरली मेंशन करते हैं कि मेवाड़ की सर्वोच्च चोटी या मेवाड़ अरावली की सर्वोच्च चोटी जरगा है। तो द हाईएस्ट पीक ऑफ मेवाड़ अरावली जरगा विच इज सिचुएटेड इन बोराट प्लेट्यू। मेवाड़ अरावली की सबसे ऊंची चोटी जरगा है जो बोराट पठारी क्षेत्र में स्थित है। फिर बोराट का एक दूसरा इंपॉर्टेंस और आता है, वो इंपॉर्टेंस ये है कि जो बोराट पठार है कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच का, उस पठारी भाग के पूर्व में जो नदियां जाती हैं वो जाती हैं बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी के अंदर। जैसे राजसमंद की ओर से जाती हैं आपकी खमनौर की पहाड़ियों से बनास, या फिर बात करें कि गोगुंदा की पहाड़ियों से बनास में आने वाली बेड़च नदी या आयड नदी। जबकि इस पठार के पश्चिम की जो नदियां हैं वो आती हैं अरेबियन सी के पास, अरब सागर के पास। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि बोराट का पठार है वो राजस्थान में जल विभाजक का काम भी करता है, जैसे अरावली भी जल विभाजक रेखा है। अरावली को भी वाटर डिवाइड लाइन ऑफ राजस्थान कहा गया है, क्योंकि वो राजस्थान के दो ड्रेनेज सिस्टम को, एक पश्चिम में अरब सागर को और एक पूर्व में बंगाल की खाड़ी को अलग करती है। तो उसी माउंटेन के अंदर जल विभाजक का काम कौन सा, प्लेट्यू करता है। यानी अरावली पर्वतमाला में जल विभाजक का काम कौन सा, पठार करता है। तो अरावली खुद जल विभाजक है, और उसके अंदर भी एक जल विभाजक है जो कि बोराट का पठार है। तो ये एक दो पॉइंट और हैं जो इसमें याद रखने हैं आपको। तो एक तो लोकेशन वाला जो है याद है आपको कि कुंभलगढ़ हिल्स राजसमंद और गोगुंदा हिल्स उदयपुर के मध्य स्थित है। फिर इसी में मेवाड़ की सर्वोच्च चोटी मेवाड़ की सर्वोच्च चोटी जरगा इसी पठारी क्षेत्र में स्थित है।
जरगा इसी पठारी क्षेत्र में स्थित है। जरगा इसी पठारी क्षेत्र में स्थित है। तो ये थोड़ा सा इसमें अपने को ध्यान रखना है। मेवाड़ की सर्वोच्च चोटी जरगा किस पठार में आती है? तो ये बोराट पठार में। दूसरा पॉइंट, बोराट पठार एक जलीय भाजक रेखा भी है। एक जलीय भाजक रेखा भी है। जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की नदियों को अलग करता है। जो अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी की नदियों को अलग करता है। बंगाल की खाड़ी की नदियों को अलग करता है। तो ये इसमें एक दो पॉइंट और एक्स्ट्रा आप ध्यान रखिएगा। एक तो जरगा वाला और एक वाटर डिवाइड लाइन या जल विभाजक रेखा का, जो ए और बी यानी अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल रिवर्स को ये सेपरेट करता है। हालांकि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की सभी नदियों को नहीं, जो अरावली के दक्षिण में है उनकी बात है। यानी जहां बोराट रहेगा उस बोराट के वेस्ट में अरब सागर, पश्चिम की तरफ, और पूर्व की तरफ पश्चिम की तरफ अरब सागर और पूर्व की तरफ बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी की नदियां। तो ये सिरोही के बाद राजसमंद और उदयपुर का पठार अपना कंप्लीट हो गया। कौन सा? बोराट। फिर इसके जस्ट नीचे ही तरफ है डूंगरपुर की तरफ का पठार, जिसका नाम है बोमट प्लेट्यू, यानी नंबर 4 पे बोमट। बोमट प्लेट्यू या बोमट का पठार। बोमट का पठार यह है मुख्यतः डूंगरपुर, या पहले उदयपुर भी लिख सकते हैं कि यह उदयपुर एवं मुख्यतः डूंगरपुर में स्थित है। एवं मुख्यतः डूंगरपुर में स्थित। तो इसका मीनिंग अगर ये एग्जाम में दोनों अलग अलग आते हैं, उदयपुर और डूंगरपुर, तो मेन आंसर अपने को डूंगरपुर को मानना है। तो दिस प्लेट्यू इज एक्सटेंड इन उदयपुर एंड मेनली डूंगरपुर, कि ये पठार मुख्यतः डूंगरपुर के हिस्से में एंड उदयपुर के हिस्से में विस्तृत है। तो इसका मीनिंग अगर दोनों ऑप्शन में अलग अलग आ जाएंगे तो आंसर अपना डूंगरपुर रहेगा। तो ये एक पहाड़ी और पठारी क्षेत्र है वैसे तो ये दोनों ही पार्ट में, उदयपुर के हिस्से में और डूंगरपुर की तरफ। तो ये उदयपुर एवं डूंगरपुर के मुख्यतः डूंगरपुर के मध्य स्थित, मुख्यतः डूंगरपुर के मध्य स्थित मध्य स्थित एक पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र है। एक पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र है। तो ये ध्यान रखिएगा इसमें कि हिल्स और प्लेट्यू दोनों पार्ट में आता है। और डूंगरपुर का एरिया, उदयपुर का एरिया जो है मुख्यतः कौन सी ट्राइब्स के लिए प्रसिद्ध है?
तो अरावली के दक्षिण में मुख्यतः अपने भील जनजाति पाई जाती है, तो भील जनजाति एरिया के लिए प्रसिद्ध है। तो इस क्षेत्र में मुख्यतः भील ट्राइब अधिक पाई जाती है, तो ये भील जनजाति के लिए भी प्रसिद्ध है। ये मुख्यतः भील जनजाति के लिए प्रसिद्ध है। तो ये भील ट्राइब वाला पॉइंट याद रखिएगा। तो उदयपुर राजसमंद के बीच का जो पठारी भाग है या ज्योग्राफिकल एरिया वो है बोराट। अभी जो बात करें अपन उदयपुर और डूंगरपुर के बीच, तो ये वाला जो भाग आएगा उदयपुर डूंगरपुर के बीच वाला, ये भाग आएगा अपना भोमट। फिर डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच नीचे वाला जो भाग है, जो मुख्यतः पहाड़ियों से कवर जो एरिया माना गया है, उसके लिए अपन एक शब्द यूज करते हैं मेवल। और अलवर की तरफ जो मेव जाति वाला शब्द है वो यूज करते हैं अपन मेवात। तो मेवात अपना अलवर भरतपुर में है, और मेवल अपना मुख्यतः बांसवाड़ा डूंगरपुर का पहाड़ी क्षेत्र है। यानी ये ज्योग्राफिकल रीजन विच इज कवर्ड बाय हिल्स इन बांसवाड़ा एंड डूंगरपुर इज नोन एज मेवल। बांसवाड़ा डूंगरपुर के बीच पहाड़ियों से जो घिरा हुआ एरिया है या जो चट्टानों से घिरा हुआ एरिया है वो मुख्यतः मेवल के रूप में है। तो मेवल से लेकर अगर ऊपर की ओर अगर ये सीक्वेंस में पूछे जाए, अब सीक्वेंस ये राजसमंद की ओर से है तब बोराट बोमट और मेवल, सदन से है तो मेवल बोमट एंड बोराट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि राजसमंद उदयपुर का बीच का एरिया यानी कुंभलगढ़ और गोगुंदा तो बोराट, फिर डूंगरपुर और मुख्यतः उदयपुर और मुख्यतः डूंगरपुर यह आएगा भोमट, फिर डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच का एरिया आएगा मेवल का एरिया। तो मेवल है ये आपके पठार में काउंट नहीं है, मेवल सिर्फ पहाड़ियों का एक ज्योग्राफिकल एरिया है। इस कारण ये पठार में मैंने अलग से लिखवाया नहीं है, लेकिन ध्यान रखना बांसवाड़ा और डूंगरपुर यानी कर्क रेखा वाले जो जिले हैं उनके ज्योग्राफिकल एरिया को पहाड़ियों के कारण क्या बोला गया, मेवल एरिया। तो मेवल अपने आप में एक अलग ज्योग्राफिकल एरिया है। फिर जो उदयपुर का भाग है, क्योंकि उदयपुर पहले ऑस्ट्रेलिया की जैसा लगता था, अब उसका जो साउथ और ईस्ट वाला जो पार्ट है वो सलूम्बर के रूप में अलग हो गया है। और ये जो भाग अलग हुआ है, यहाँ पर अरावली की पहाड़ियां थी और इन पहाड़ियों के पास में एक झील बनती थी जयसमंद या ढेबर झील। सलूम्बर में यहाँ पे जो झील बनती है उसका नाम है जयसमंद, और ये ढेबर के नाल में इस कारण इसको ढेबर लेक भी बोलते हैं, ढेबर झील। और इसी ढेबर झील के पूर्व में एक उबड़ खाबड़ पठारी भाग है, अर्थात समतल नहीं होके ऊपर का भाग कटा फटा है। क्योंकि जहां कोई ड्रेनेज सिस्टम हो या नदियां हो, कोई झील हो, तो वहां पठारी भाग या चट्टाने जो है उनका इरोजन या अपर्दन होता है, और अपर्दन से चट्टाने कटी फटी होती हैं। इस कारण इसको कहते हैं उत्खात पठार। उत्खात यानी उबड़ खाबड़ पठार, यानी समतल नहीं होके ये बेडलैंड प्लेट्यू के रूप में आता है। तो राजस्थान में बेडलैंड प्लेट्यू या उत्खात पठार का एग्जाम्पल कौन है, लसाड़िया पठार। इसका एग्जाम्पल कौन है, उत्खात पठार का लसाड़िया प्लेट्यू। कहाँ स्थित है, तो आंसर रहेगा मेन सलूम्बर में, और आंशिक भाग इसका जो चित्तौड़ से अलग हुआ जिला प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ में भी आंशिक भाग माना जाता है। तो इसके रेफरेंस में अपने को लिखना है लसाड़िया पठार। तो लसाड़िया पठार मुख्यतः दक्षिणी अरावली में, मुख्यतः दक्षिणी अरावली में। तो अभी तक जितने भी पठार की डिटेल्स लिखे उसमें अपन ने यही लिखा है, दक्षिणी अरावली में, सलूम्बर एवं प्रतापगढ़ में स्थित। तो मेन पार्ट इसका सलूम्बर में है। मेन आंसर ये रहेगा, अगर दोनों ऑप्शन में एक साथ हैं तो दोनों को लेना है। यस, सलूम्बर एवं
प्रतापगढ़ में स्थित। फिर दूसरा इसमें आता है, यह एक उत्खात पठार यानी उबड़ खाबड़ पठार है। यह एक उत्खात पठार यानी बैडलैंड प्लेट्यू उबड़ खाबड़ पठार के रूप में है। एग्जाम में ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो इस लेक के रेफरेंस में आता है। जयसमंद झील के पूर्व में स्थित उबड़ खाबड़ पठार को क्या कहा जाता है? लसाड़िया। तो ये एक उत्खात पठार है जो जयसमंद झील के पूर्व में स्थित, या यूं कह सकते हैं कि इस पठार के पश्चिम में कौन सी झील है? जयसमंद, क्योंकि लेक्स हैं वो भी अपने जनरली सिलेबस में होती हैं। तो पठार से अगर झील का रेफरेंस पूछा है तो झील इसके पश्चिम में है, और झील के रेफरेंस में पठार पूछा है तो पठार इसके पूर्व में है। तो ये एक उत्खात पठार है जो जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है। सॉरी, जो जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है। जयसमंद झील के पूर्व में स्थित। इसके बाद में दक्षिणी अरावली के जो इंपोर्टेंट प्लेट्यूज थे वो अपने कंप्लीट हो गए। अब नॉर्थ अरावली में जो प्लेट्यूज बचे हैं वो हैं अलवर के। तो अलवर वालों को दोनों को हेडिंग में एक साथ ही लिखते हैं अपन। क्रांस उत्तरी अरावली में अलवर में स्थित। अलवर के ब्रैकेट में अपन इस ज्योग्राफिकल एरिया का नाम क्या लिख सकते हैं? सरिस्का। अलवर सरिस्का में स्थित। तो इसमें जनरली ये जब सरिस्का पढ़ते हैं अपन, यानी राजस्थान की सेंचुरीज पढ़ते हैं, तब भी रिपीट होता है। तो ये अलवर सरिस्का वाले ज्योग्राफिकल एरिया है, उसमें आता है। तो ये अरावली के अंदर जो ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हम कवर कर रहे थे, यानी उसके अध्ययन के बाद पठारी भाग, तो ये पठारी भाग अपना कंप्लीट हो गया है। अब इसमें कुछ ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी इसके दरे बचे हैं, इसमें चट्टाने और इसके इंपोर्टेंस बचे हैं। तो ये वाले जो पार्ट हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। प्लेट्यूज तक आज कंप्लीट करेंगे इसमें, तो कंप्लीट हो गया है प्लेट्यू। तो अब इससे रिलेवेंट जो कोई प्रॉब्लम है टॉपिक से रिलेवेंट, तो आप वो पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट 4 या 5 मिनट आपकी समस्याओं को लेकर। तो कोर्स को लेके देखो, किसी भी स्टूडेंट के कोई समस्या प्रॉब्लम है तो वो आप बता सकते हो। एक बार कमेंट वाला शायद मेरे को मैं आप देख नहीं रहा, एक बार मैं थोड़ा इसको स्क्रॉल कर देता हूँ। एक कमेंट आया स्टूडेंट का, सर वीडियो ऑफ। तो वीडियो ऑफ का मतलब? एक स्टूडेंट का कमेंट आबू ब्लॉक को लेके है कि आबू ब्लॉक जो बैथोलित है वो अपनी जो
इंटेंसिव रॉक्स हैं, अर्थात जो आंतरिक चट्टानें वो हैं जो इरोजन के बाद में और पृथ्वी के ऊपर दृष्टिगत हो गई हूँ। तो इरोजन के बाद में पृथ्वी के, ये हो सकता है कि पृथ्वी के सिमिलर अगर कोई पार्ट हो और अपरदन के बाद में दिख रहा हो, लेकिन ये तो ऑलरेडी इतनी ज्यादा हाइट के ऊपर है कि इसका इरोजन होने के बाद, तो ये तो इरोजन होने के बावजूद भी अपने अपने सी लेवल से लगभग 1200 मीटर हाइट पे है। तो ये अंतर्भेदी चट्टानों के अंदर काउंट नहीं हो सकता, अर्थात ये बैथोलिथ स्ट्रक्चर में माना गया, ना कि एग्जाम्पल ऑफ बैथोलिथ में काउंट नहीं करते। तो उसकी जो संरचना है वो डोम शेप यानी बैथोलिथ स्ट्रक्चर से सिमिलरिटी बताई गई है, ना कि उस संरचना का एग्जाम्पल नहीं माना गया है। लसाड़िया प्लेट्यू का एक आंशिक हिस्सा प्रतापगढ़ में है, बिल्कुल यही मैंने बताया। जब सलूम्बर और प्रतापगढ़ अगर दोनों ऑप्शन हो तो मेन आंसर इसमें सलूम्बर को लेना है, और दोनों अगर एक साथ ऑप्शन में हो, क्योंकि पहले इसका आंसर माना गया, पहले एग्जाम में पूछा गया तो उसमें माना गया उदयपुर और चित्तौड़, क्योंकि उस समय सलूम्बर क्या था, सलूम्बर उदयपुर था, और प्रतापगढ़ क्या था, तो प्रतापगढ़ पहले चित्तौड़गढ़ था। तो पुरानी क्वेश्चन आंसर आप निकालोगे तो इसका आंसर लसाड़िया का दिया हुआ है उदयपुर और चित्तौड़, लेकिन अब उदयपुर के उस हिस्से को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, सलूम्बर, और चित्तौड़ के उस हिस्से को रिप्रेजेंट कर रहा है प्रतापगढ़। तो प्रेजेंट के अकॉर्डिंग आंसर रहेंगे सलूम्बर एंड प्रतापगढ़, और इनके ओल्ड आंसर यानी सलूम्बर प्रतापगढ़ नहीं हो तो आंसर रहेगा उदयपुर और चित्तौड़। तो कोई और क्वेश्चन? देखो ज्योग्राफी वाला पार्ट आपको लग रहा है कि सर बहुत ज्यादा डीप करवा रहे हो, ये करवा रहे हो, तो ये आजकल जनरली एग्जाम में पूछने लग गए स्टेटमेंट के तौर पे। तो ये सारी चीजें आपको करवाना थोड़ा जरूरी है, क्योंकि एक सतही पढ़ाना सिर्फ सब्जेक्ट का और कोर्स के अकॉर्डिंग उसको पढ़ा देना या कंप्लीट करना नहीं है। भाई आप एग्जाम में बैठोगे और इन सिर्फ ये नहीं कि राजस्थान ज्योग्राफी को समझना नहीं है, आपको एग्जाम में सिलेक्शन भी लेना है। तो सतही समझना होता तो अपन बिल्कुल ऊपर से लेके चलते, लेकिन अब ये जनरली अपन ज्यादा डीप और फैक्ट इन सब को लेके चल रहे हैं। तो उसका रीजन है कि वर्तमान की जो एग्जाम है ये डिमांड है इसकी। और पढ़ना, देखो मैं हमेशा कहता हूँ पढ़ना दुनिया सबसे मुश्किल काम है, पढ़ना आसान नहीं है। जनरली कई स्टूडेंट है वो कहते हैं सर बहुत ज्यादा डीप करवा रहे हो, तो डीप जरूरी है। जैसे किसी भी चीज के लिए आप तैयारी करते हो, जैसे एग्जाम आप दोगे तो एग्जाम तो आप 3 घंटे, या जो भी आपका एग्जाम फॉर्मेट है 2 घंटे, तो आप वो 2 घंटे और 3 घंटे का जो एग्जाम दोगे, क्या उसके लिए तैयारी 3 घंटे करोगे? उसके लिए तैयारी कोई 3 साल से कर रहा है, कोई 4 साल से कर रहा है, कोई 5 साल से कर रहा है, हो सकता है कुछ 10 साल से भी कर रहे हो या इससे भी ज्यादा टाइम हो गया हो। तो इसका मीनिंग है कि वो 3 घंटे हैं, वो अपना रिजल्ट तय करते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस अपने 3 घंटे की नहीं है, अपने हो सकता है कि 300 दिन पहले की हो सकता है अपने 3000 दिन पहले की वो मेहनत हो। तो अभी क्वेश्चन किसी स्टूडेंट के नहीं आ रहे, तो आज के अपन इस सेशन या क्लास को यहीं कंप्लीट करते हैं। तो कल अरावली के जो अदर जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वहां से स्टार्ट करेंगे, दरो या पासेज ऑफ अरावली से। थैंक यू।